डेट है आज 17 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एनसीआरबी रिपोर्ट ऑन क्राइम। एनसीआरबी देखो एक डेटा कलेक्शन करने वाली एक एजेंसी है, इसके बारे में डिटेल से लास्ट में देखेंगे। इसकी एक रिपोर्ट आई है क्राइम के ऊपर कि पिछले साल 2020 में कितने क्राइम हुए हमारे देश में, बढ़े या घटे, इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, इसका डेटा दिया है इसने। अभी ये रिसेंटली लॉन्च किया है इसने रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म है एनसीआरबी की। इसने कहा है कोरोना जो वायरस पेंडेमिक रहा 2020 में और लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से, इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल क्राइम है, जो अपराध होते हैं भाई साहब, जैसे थेफ्ट, चोरी, रॉबरी हो गया, डकैती, असोल्ट ऑन वुमन, वुमन पे अत्याचार होते हैं, ये जो क्राइम है ना, वुमन और चिल्ड्रन पे असोल्ट होता है, ये 2020 में कम हो गए हैं, डिक्रीज हुए हैं, ड्रॉप हुआ है इनमें। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मेन पॉइंट। लेकिन देखो इसमें ओवरऑल जो रजिस्ट्रेशन है, केस का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे जिस पे अपराध हुआ रजिस्टर करके आया, उसमें 2020 में 28% इंक्रीज देखने को मिला रजिस्टर में। यानी कि कोविड-19 की नॉर्म जो वायोलेशन हुआ है उसकी वजह से 28% इंक्रीज हुआ है रजिस्ट्रेशन में। और जितने भी केस हैं डिसओबीडियंस के, जो ऑर्डर यानी कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई ऑर्डर निकाला और उसको माना नहीं पब्लिक ने, ऐसे केस में 21 फोल्ड जंप देखने को मिला है, मतलब इंक्रीज हुए हैं ऐसे केस। नेक्स्ट इसमें ये देखने को मिला है कि जो क्राइम अगेंस्ट ड्यूल कास्ट है, मतलब जो अनुसूचित जाति हैं, ड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके विरुद्ध जो क्राइम होते हैं उनके अगेंस्ट, उनमें इंक्रीज देखने को मिला है 9.4% इंक्रीज, यानी कि पहले से ज़्यादा हुए हैं उनके खिलाफ जो क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं। एसटी के खिलाफ भी, जो ड्यूल ट्राइब है उनके खिलाफ भी ज़्यादा क्राइम हुए 2019 के मुकाबले, 9.3% इंक्रीज देखने को मिला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है? देखो एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। 1986 में बनाया गया था इसको, 1986 यानी कि 1986 में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट? देखो टारगेट सिर्फ इतना है, ये एक रिपोजिटरी की तरह काम करती है, यानी कि भंडार, इंफॉर्मेशन का भंडार होता है इसके पास। ये क्राइम, कितने क्राइम हुए, कौन क्रिमिनल है, उसका डेटा इसके पास रहता है। और ये सहायता करती है इन्वेस्टिगेटर्स की, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती हैं, जैसे सीबीआई हो गई, आपकी निया हो गई, या आपकी पुलिस हो गई स्टेट की, इनकी सहायता करती है, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये सेटअप की गई थी किसकी रिकमेंडेशन पे? एक कमीशन बैठा था, नेशनल पुलिस कमीशन, 1977 से लेकर 1981 में इसने रिपोर्ट दी थी। और एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक टास्क फोर्स थी 1985, उसकी सिफारिश पे, रिकमेंडेशन पे ये नेशनल ब्यूरो, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये बनाई गई थी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू स्पीसीज ऑफ हाइबोडोंट शार्क। देखो ये न्यू स्पीसीज के कुछ एविडेंस देखने को मिले राजस्थान में। ये है भाई साहब हाइबोडोंट शार्क। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी क्या है, जैसलमेर में, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है एक जैसलमेर, वहां पे स्पीसीज के कुछ यहाँ पे टीथ मिले, हमें दांत मिले इसके, इस हाइबोडोंट शार्क के। रिसर्चर ने देखा कि ये जो स्पीसीज मिली है, पूरे इंडिया में पहली बार ऐसे स्पीसीज के एविडेंस मिले, सबूत मिले हैं। और पूरे एशिया में, अगर एशिया की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की, तो थर्ड कंट्री है इंडिया। पहले जापान और थाईलैंड में मिले हैं, उसके बाद इंडिया में मिले हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे स्पीसीज पहली बार मिले हैं। ये दांत मिले हैं उसके, स्पीसीज ये शार्क मिली नहीं है जो मछली टाइप की आपको दिखाई दे रही है, उसके सिर्फ दांत मिले हैं। ये बहुत हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले जिया करती थी। इसका जो नाम रखा है रिसर्चर ने, वो नाम है, दे हाइबोडोन शार्क तो है ही, लेकिन इसको जो जीनस का इसका नाम है, फैमिली का, ये स्टॉफोडू जैसलमेरेंसिस, मतलब जैसलमेर में मिली है, जैसलमेर के नाम पे इसका नाम रख दिया है। जो ये डिस्कवरी है एक तरह से, जितने भी मतलब जुरासिक टाइम पे, जो जुरासिक एज थी, आज से करोड़ों साल पहले जो जुरासिक एज थी, उसमें जो फॉसिल जीवाश्म मिलते थे, उनकी डिस्कवरी करने के लिए ये सहायता करेगा, रिसर्च करने के लिए। तो हाइबोडोंट शार्क के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखो ये एक्सटेंटिक ग्रुप ऑफ शार्क है। शार्क आपने देखी है, बड़ी टाइप की मछली होती है, उसी को शार्क बोलते हैं। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब लुप्त हो चुका है, अब हमारे यहाँ पे अर्थ पे है नहीं। उसके फिर साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि सबूत मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, किसी मतलब कहीं पे दांत मिल गए, कहीं पे कुछ मिल गया। ये अर्ली जुरासिक टाइम था जो उस पर जिया करते थे। जुरासिक टाइम का मतलब होता है, देखो 665 मिलियन ईयर्स पहले क्रूटासियन, ये एक एज थी, मतलब उस एज को जो पीरियड चल रहा था उसका नाम रख देते हैं उससे, यानी कि 65 मिलियन ईयर्स पहले से, उससे पहले भी ये जुरासिक टाइम को आता है, मतलब उससे पहले बोला जाता है इस टाइम को। यानी कि ये जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था इसका मेरीन एनवायरनमेंट का, जुरासिक जब मिडल टाइम आया था उसके बाद से, और ये जो लुप्त हो गए थे, जो ये क्रेटासियस टाइम है, देखो 65 मिलियन ईयर्स एगो, यहाँ पे इस टाइम तक आता आता हाइबोडोंट्स एक्सटिंक्ट हो गए थे इन्वायरमेंट से, मतलब लुप्त हो गए थे, उनकी एक भी प्रजाति नहीं बची थी। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं लगभग, इसमें हो जाएंगे 6.5 करोड़ साल पहले की बात हो रही है।
उस टाइम को बोलते हैं ये क्रेटासियस टाइम बोलते हैं उसको। तो इस टाइम पे ये आके एक्सटिंक्ट हो गए थे, लुप्त हो गए थे ये प्रजाति जो हाइबोडोन सार की है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। देखो जेम्स ज्वेलरी आप जानते हो, जो आप सोना चांदी पहनते हो उसके जो आभूषण बनते हैं, हार वगैरह बनते हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह। तो इनमें क्या देखने को मिला है, ये जेम्स एंड ज्वेलरी का जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो है 7%। 7% का ये कंट्रीब्यूशन करता है हमारे जीडीपी में। 10 to 12% शेयर है इंडिया के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हमारे यहाँ से डायरेक्ट दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाए, सामान बेचा जाए रिटेल कस्टमर को। रिटेल कस्टमर मतलब फुटकर बेचने वाले सामान, जैसे शॉपकीपर हो गया। एक होता है होलसेलर, होलसेलर होता है थोक विक्रेता, जैसे मंडी हो गई, मंडी में थोक विक्रेता रहते हैं होलसेलर। और रिटेल कस्टमर हो गए मतलब जो शॉपकीपर है। तो इनको मर्चेंडाइज जो किया जाता है एक्सपोर्ट हमारे इंडिया से, 10 to 12% शेयर है जेम्स एंड ज्वेलरी का। ये लीडिंग सेक्टर है हमारे इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। लगभग 5 मिलियन, लगभग 50 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क फोर्स को ये एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देता है, जॉब देता है, नौकरी देता है। हमारे इंडिया से लगभग लार्जेस्ट एक्सपोर्ट होता है ज्वेलरी में, गोल्ड ज्वेलरी में, सिल्वर ज्वेलरी में, कलर्ड जेम स्टोन, सिंथेटिक स्टोन्स, ये हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, -98%। अप्रैल 2020 का डेटा है ये, इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन कुछ पॉलिसी है हमारे इंडिया की जिसने ये जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री को दोबारा से बाउंस बैक किया है, यानी कि दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, यानी कि दोबारा से इंक्रीज देखने को मिला है। कौन कौन सी स्कीम है, एक है रिवैम्प्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, एक है कि इंडिया ने गोल्ड और हॉलमार्किंग जो ज्वेलरी वगैरह आती है उन पे क्या है इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन कर दी है। जो भी जब हम कोई भी मान लो कोई कंपनी या इंडिविजुअल बाहर से सामान मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो उस पर टैक्स लगता है, उसी को बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो रिडक्शन कर दी है। नेक्स्ट ये वर्चुअल मीटिंग हुई है, इवेंट्स हुए हैं, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे ही मीटिंग सेमिनार वगैरह हुए हैं, जैसे इंडिया ग्लोबल कनेक्ट, वेबिनार्स, ये कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। बस इतना याद रखना। देखो ये हमारे जीडीपी में ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है और कितना हमने टोटल एक्सपोर्ट किया है, कितनी जॉब प्रोवाइड करता है, लगभग 50 लाख। तो बस इतना याद रखना इसमें। नेक्स्ट है अपना टॉपिक एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। देखो ये एक्सरसाइज होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स की। इसके 8 मेंबर हैं, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, रसिया भी है, और चाइना के आसपास लगने वाली कंट्री है। लगभग ये वाली कंट्री है भाई साहब, ये चाइना के आसपास, ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना है, ये किर्गिस्तान, ये आपका रसिया, ये वाली कंट्री है, ये 8 कंट्री आती हैं। देखो इसके बारे में डिटेल में जानना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हो। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो वो रिवाइज करना। इसकी एक्सरसाइज हुई है, यानी कि इन कंट्रीज की जो मिलिट्री वगैरह वो पार्टिसिपेट करती हैं इस एक्सरसाइज में। ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, मतलब जो आतंकवाद है उससे कैसे निपटा जाए, इसमें ये डिस्कशन होता है और ये टैक्टिक अपनाई जाती है, एक दूसरी कंट्री शेयर करती है। ये एक्सरसाइज 6वीं एक्सरसाइज हो रही है, 6th एडिशन हो रहा है इसका। 13 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक 2021 में ये चलेगी, अभी चल रही है ये, और रसिया में हो रही है इस बार, रसिया होस्ट कर रहा है इसको। रसिया का एक शहर है, रीजन है ओरेनबर्ग रीजन, ये रसिया का साउथ वेस्ट रसिया जो वहाँ पे है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये साउथ वेस्ट है, ये वाला साउथ वेस्ट रीजन है, यहाँ पे ये है रसिया के इस रीजन में। तो रसिया होस्ट कर रहा है इसको, इतना याद रखना है इसमें। और किस लिए होती है, काउंटर टेररिज्म के लिए हो रही है इस साल। और सभी ये 8 कंट्री हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये एक्सरसाइज है, पीसफुल मिशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन द राइट टू बी फॉरगेटन। देखो कई बार हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, 2 से 3 बार। और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये देखो लास्ट वीक बोला था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी है जो हमारा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कौन से राइट के अंदर आता है ये, देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का एक वर्डिक्ट आया था, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 2017 में, जिसका नाम था पुट्टा स्वामी जजमेंट। पुट्टा स्वामी जजमेंट में बोला था कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का ही इंट्रिंसिक पार्ट है, यानी कि उसका ही आंतरिक हिस्सा है, भले ही आर्टिकल 21 में मेंशन नहीं है। ये दोनों बात देखो अलग है, आर्टिकल 21 में कहीं भी हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट कुछ राइट को हिस्सा बता देती है और वो हिस्सा माने जाते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी को बता दिया, राइट टू प्राइवेसी पार्ट है 21 का, लेकिन आपको पूछे ऐसे स्टेटमेंट है कि राइट टू प्राइवेसी इज मेंशन अंडर आर्टिकल 21, तो गलत हो जाएगा, मेंशन नहीं है, इंट्रिंसिक पार्ट है, यानी कि आंतरिक हिस्सा है, इंट्रिंसिक पार्ट है। ये है भाई साहब इंट्रिंसिक की ये स्पेलिंग है भाई साहब, इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक हिस्सा है। तो ये राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट है, राइट टू बी फॉरगॉटन यानी कि भूलने का अधिकार। जो हमारा
कोई डेटा पड़ा है इंटरनेट पे उसे हम डिलीट करवा सकते हैं, वो ये राइट टू बी फॉरगॉटन। हमारा मान लो कोई इमेज है, कोई वीडियो है, हम डिलीट करवा सकते हैं। और ये राइट टू बी लेफ्ट अलोन, ये भी राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, यानी कि ये दोनों फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन। ये इसमें याद रखना है। अभी देखो एक बंगाल का एक्टर था, उसने पिटीशन डाली थी, उस पर ये दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा डिसीजन दिया। और जुलाई में एक आशुतोष कौशिक नाम का एक टीवी शो एक्टर है जिसने बिग बॉस 2018 में जीता था। बिग बॉस एक सीरियल आता है, आप सबको पता है, जिसको होस्ट सलमान खान करता है। MTV चैनल पे एक रोडीज नाम का एक सीरियल आता है, उस सीरियल फिफ्थ वाला भी जीता था इसने। तो इसने पिटीशन डाली थी कि जितने मेरे आर्टिकल, फोटो वगैरह या वीडियो पड़ी हुई है इंटरनेट पे, वो मुझे डिलीट करवानी है, डिलीट की जाए। तो इसने दिल्ली हाई कोर्ट में मतलब गुहार लगाई थी इसने हाई कोर्ट में। तो तब भी ये सामने आया था राइट टू बी फॉरगॉटन। तो राइट टू बी फॉरगॉटन है क्या? वैसे ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया है, राइट टू बी प्राइवेसी का पार्ट है। और ये देखो जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जिसे गवर्नमेंट अभी पास करने वाली है, उसमें भी दिया गया है राइट टू बी फॉरगॉटन का अधिकार, कि राइट टू बी फॉरगॉटन दिया जाएगा। जो भी आदमी अपना डेटा डिलीट करना चाहता है तो वो डिलीट करवा सकता है। 2017 में भी देखो राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन। और राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का पार्ट बताया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुट्टास्वामी केस में। ये कोर्ट ने कहा था कि राइट टू बी प्राइवेसी ये प्रोटेक्टेड है किसके अंदर, हमारा जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर, इसी के अंदर प्रोटेक्टेड है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या कहता है? देखो प्रोटेक्शन डेटा बिल भी ये कहता है, जब ये पास हो जाएगा तो ये अधिकार देता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन उस हर एक इंसान को, इंडिविजुअल को दिया जाएगा। तो ये अपने कोई भी डेटा वगैरह डिलीट करवा सकता है, डीलिंक लिमिट करवा सकता है, या कोई इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको करेक्ट करा सकता है इंटरनेट पे, किसी भी साइट पे, किसी भी मतलब जगह पे उसका डेटा पड़ा हुआ है। तो ये प्रोविजन देखो करा तो सकता है, लेकिन एक इसमें लिमिटेशन है कि जब भी आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास। जब भी ये डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो जाएगा ना, जब भी पास हो जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा, तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। जैसे भी आपको अपना डेटा इंटरनेट पे कटवाना है तो ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी पहले उसकी छानबीन करेगी, ओवरसीन करेगी, छानबीन करेगी। अगर हाँ वो डेटा जरूरी नहीं है रिसर्च के लिए तो वो काटा जाएगा, नहीं तो आपका कोई इंडिपेंडेंटली आप डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी देखेगी, तब जाकर आपका डेटा डिलीट किया जाएगा, जब ये आदेश दे देगी उस इंटरनेट की साइट को जिस पे वो डेटा है। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखो ये डिटेल में हमने कई बार डिस्कस किया है और बहुत बार न्यूज में रहा है, और इसके लिए हमने स्पेशल लेक्चर में भी पढ़ा है। तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप क्या करोगे, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का लेक्चर बना हुआ है, उसे देखोगे। तो ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और बहुत ही सुपर फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, यानी कि तूफान एक्सप्रेस की तरह चलेंगे अभी हम। देखो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर आप सब लोग जानते हो, ये अपना हिंदुस्तान है, और ये हिंदुस्तान का ये जम्मू कश्मीर पार्ट देख रहे हो। 5 अगस्त 2019 को 370 नंबर का आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया था 2019 में, और फिर ये जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बांट दिया था, और स्पेशल स्टेटस जो इसको था वो हटा दिया था। अब ये जम्मू कश्मीर ये वाला पार्ट यूनियन टेरिटरी है, और ये वाला पार्ट लद्दाख है। अब ये है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर का पार्ट है यूनियन टेरिटरी का। तो अब इसका जो अभी न्यूज में क्यों है? देखो न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में ये जो है अभी पाकिस्तान का कब्जा है अभी इस पे, किस पे? पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। ये है भाई साहब, देखो जम्मू कश्मीर का आप मैप देख रहे हो, ये वाले जो लाइन है ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये वाला हिस्सा है जो ये है POK, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान इसको नाम देता है, पाकिस्तान इसको नाम दे रखा है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये गिलगिट ये बाल्टिस्तान, और ये है आपका, ये इसको बोलता है POK, समझ गए? ये हमारे लिए है POK और गिलगिट बलिस्तान, लेकिन इसको सारे को ओवरऑल हम बोलते हैं POK ही बोलते हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, और हिंदी में पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर। तो अभी ये पाकिस्तान के कब्जे में, अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखो लोगों ने ना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, वो आज़ादी मांग रहे हैं। यहाँ पे उसने विद्रोह स्टार्ट कर दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग रहना चाहते हैं, आज़ाद, क्योंकि पाकिस्तान हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह मानता है और हमारी जो आज़ादी है उसे छीनता है और अत्याचार करता है। ये इसने अभी डिमांड की, इसके लोगों ने। यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है पाकिस्तान की? देखो पाकिस्तान के हिसाब से हम अभी पढ़ेंगे, और फिर इंडिया के हिसाब से क्या है वो पढ़ेंगे। पाकिस्तान के हिसाब से देखो, पाकिस्तान बोलता है POK को, हम तो POK ही बोलते हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान इसको बोलता है आज़ाद जम्मू कश्मीर, AJK शॉर्टकट में। ये 1949 में बना था, सीज फायर हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था। देखो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, तो ये कहानी सारी हमने पढ़ी हुई है उस लेक्चर में, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आप देखोगे जाके। तो ये आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण कर दिया था, तो लेकिन युद्ध विराम हो गया था। जो भी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था, जब जहाँ तक मिलिट्री आ गई थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के कब्जे में रह गया POK और इंडिया इधर रह गया, तो LOC बना दी गई तब ये।
तो जम्मू कश्मीर का जो ये पार्ट है पाकिस्तानी फोर्सेस ने ये कब्जा कर लिया और तब से अब तक पाकिस्तान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान इसे देखो अपना पार्ट तो नहीं मानता है, मतलब जो पाकिस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से पाकिस्तान का ये कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये लिबरेटेड पार्ट ऑफ कश्मीर है, यानी कि कश्मीर से आज़ाद करा हुआ हिस्सा है। आर्टिकल 257 है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जब भी जम्मू कश्मीर के पीपल की विश होगी, जब भी उनकी इच्छा होगी वो पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे, तभी हम ये पीओके को मिलाएंगे, वरना उससे पहले नहीं मिलाएंगे। तो ये आर्टिकल 257 कहता है पाकिस्तान का। अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ये पीओके का, देखो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब स्टेट, राज्य है वहाँ पे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये यहाँ पे क्या है, ये प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो पीओके है वो एक कश्मीरी काउंसिल बनाई हुई है, उसमें 14 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और उसके हेड होते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। ये जो पाकिस्तान की असेंबली में जो इलेक्ट होते हैं वो 5 ईयर की टर्म होती है, और उसमें देखो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वहाँ के लेजिस्लेटर जो होते हैं, यानी कि असेंबली में जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। और जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो कश्मीर काउंसिल चलाती है, लेकिन जो पावरफुल जो है वो है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी सारे डिसीजन जितने भी लेती है ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के लिए लेती है, ज़्यादा पावर है पाकिस्तान आर्मी के पास। अब इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का भाई साहब स्टैंड है कि हमारा ये इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है। 1947 से ही ये हमारा पार्ट है, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो ये इसके राजा हैं उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था और हमारा पार्ट बन गया था। ये सारी स्टोरी देखो उस लेक्चर में बनाई हुई है, आप उसको एक बार जरूर देखना, अगर आपने देख के नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको रिवाइज करना। देखो इंडिया कहता है कि पीओके हमारा पार्ट है, और दूसरे एक बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का इंटीग्रल मामला है, किसी तीसरे आदमी को यानी कि तीसरी कंट्री को हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इंटरनल मैटर है और हम इसे आपस में ही सुलझाएंगे। तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है जो अभी जब ये 370 जो आर्टिकल 370 हटाया था हमारे संविधान से, तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का पार्ट बना दिया है पीओके, और लद्दाख जो टेरिटरी अलग बना दी। और देखो इसके लिए 12 सीट जो खाली रहती है एमएलए की खाली रहती है, जैसे अभी मान लो जम्मू कश्मीर असेंबली का इलेक्शन होगा तो ये 12 सीट पीओके के लिए, वहाँ तो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है ये, तो इंडिया तो इलेक्शन करा नहीं सकता, तो अभी ये 12 सीटें खाली रहेंगी जम्मू कश्मीर की, जब ये इलेक्ट होकर आएगी असेंबली तो उसमें 12 सीट खाली रहेंगी, वो किसकी हैं, पीओके की। नेक्स्ट टॉपिक है अपना WHO प्री क्वालिफिकेशन एंड इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। देखो WHO आप सब लोग जानते हो क्या होता है, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड हेल्थ इंश्योर करने के लिए काम करती है। इसका एक ये मैकेनिज्म है इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। ये क्या है, देखो भारत ने अपनी जो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, भारत बायोटेक कंपनी है इंडिया की, इसने वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस की कोवैक्सीन, उसके लिए ये रिक्वेस्ट डाली है कि इमरजेंसी यूज के लिए उसे ये टैग दिया जाए, स्टेटस दिया जाए, इमरजेंसी यूज लिस्ट में डाला जाए। तो ये वैक्सीन क्या है, देखो जब भी कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन लेनी पड़ती है ना, अंतर्राष्ट्रीय सतह पे कोई रिकग्निशन लेनी पड़ती है किसी कंट्री को अपनी दवाई या वैक्सीन की, तो क्या है उसे WHO से परमिशन लेनी पड़ती है। तो WHO जब परमिशन दे देता है तो उसे किसी भी आदमी को जब भी मान लो कोई ये कोवैक्सीन लगी है वो बाहर जाना चाहता है तो उसे क्या है प्रॉब्लम नहीं होती किसी देश में जाने के लिए, क्योंकि WHO द्वारा सर्टिफाइड वैक्सीन उसे लगी हुई है। लेकिन अभी ये कोवैक्सीन को देखो सर्टिफाई नहीं किया है WHO ने, तो इसे एक्सपोर्ट करने में भी दूसरी कंट्री हमारे देश से इंपोर्ट करना चाहती है तो उसे कुछ डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, टर्म वो कंडीशन थोड़ी कठिन रहती हैं। अगर WHO उसे इमरजेंसी लिस्ट यूज में डाल देती है तो उसे आसानी होती है एक्सपोर्ट करने में भी, और किसी आदमी को लग चुकी है वो वैक्सीन तो वो आसानी से जा सकता है। तो ये प्री क्वालिफिकेशन इसलिए नेसेसरी है कि मान लो कोई सप्लाई करनी हो वैक्सीन की, इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट करना हो, यानी कि इंटरनेशनल कोई गवर्नमेंट आगे अपने कंट्री में इंपोर्ट करना चाहती है तो आसानी हो जाती है। अभी तक देखो WHO ने कोरोना वायरस के लिए 8 वैक्सीन को ये इमरजेंसी यूज लिस्ट में डाल दिया है, और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है इसने भी रिक्वेस्ट डाल रखी है, इस पे WHO को डिसीजन लेना अभी बाकी है। तो इमरजेंसी लिस्ट यूज क्या होता है, एक तरह से ये मतलब प्रोसीजर होता है कि किसी भी डिसीज के द्वारा कोई भी डिसीज के लिए कोई मेडिसिन बनाई है या वैक्सीन बनाई है उसको अप्रूवल लेना WHO से कि इमरजेंसी लिस्ट यूज में डाल दे उसे। तो इसके लिए एलिजिबल होने के लिए किसी भी वैक्सीन या मेडिसिन को क्या क्राइटेरिया होते हैं, देखो WHO देखता है कि कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी डिसीज है कि इमीडिएटली आई है, अतः अचानक आ गई, जैसे कोविड-19 आई है और उसके लिए आउटब्रेक का खतरा हो सकता है, एकदम से अचानक से आउटब्रेक का मतलब है एक जगह पे बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए, या एपिडेमिक हो गया एक दूसरी कंट्री में बढ़ गया, या पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड उसका रिस्क हो गया और थ्रेट है, खतरा है उसका। तो इसके लिए WHO क्या है
तब उसको लाइसेंस दे देती है, यानी कि इमरजेंसी लिस्ट यूज में डाल देती है कि उसके लिए ये है कि अभी तक कोई भी ऐसी लाइसेंस प्रोडक्ट नहीं है कि इस मतलब जो भी डिसीज आई है, बीमारी है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन हो या बच्चों के लिए मेडिसिन हो प्रोटेक्ट करने के लिए, या दवाई हो, वैक्सीन हो, अभी कोई है नहीं उपलब्ध। तो इस टाइम पे इमरजेंसी लिस्ट यूज कैटेगरी में उसे डाल देती है और फिर उसे खरीदने बेचने में आसानी हो जाती है और उसे यूज करने में। तो अभी जैसे मान लो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और वो डिसीज को मिटाने में सक्षम है, जैसे वैक्सीन है भाई साहब, वो डिसीज को, ये कोरोना वायरस की डिसीज के जो सिम्टम वगैरह कम कर देती है। जब किसको लग जाता है तो कोरोना वायरस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोई ऐसी वैक्सीन है या मेडिसिन है तो उसको जब अप्रूवल दे देती है, लेकिन अप्रूवल देने से पहले ये भी देखती है उसने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है। मतलब कोई जो प्रोसीजर देखती है मेडिसिन या वैक्सीन को बनाने में, उसने प्रोसीजर जो हैं मेडिसिन में वो अडॉप्ट किए हैं नहीं किए, उसके आधार पर देती है। तो कोई भी एप्लीकेंट यानी कि कोई भी कंट्री डाल सकता है WHO में लाइसेंस लेने के लिए, इमरजेंसी लिस्ट यूज में डलवाने के लिए किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन को। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गगनयान। देखो गगनयान को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, और इसके लिए साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में अलग से लेक्चर बना हुआ है, वहां आप डिटेल में देखना। अभी जिस वजह से ये न्यूज में सिर्फ उतना ही देखेंगे हम। ये है भाई साहब गगनयान। ये क्या है, 2022 तक लगभग देखो इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये स्पेस में आसमान में ये गगनयान भेजेगी। ये है गगनयान। इसमें लगभग तीन इसमें एस्ट्रोनॉट होंगे, वैज्ञानिक, जो स्पेस में जाएंगे और वो 2-3 दिन रहेंगे और फिर वापस आएंगे। इनके लिए रसिया ट्रेनिंग दे रहा है इनको, जो एस्ट्रोनॉट है ये जाएंगे। अब इसकी देखो ये भेजने वाला है तो इसरो, अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि इसका सिग्नल ना आए, टूट जाए। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई साहब हम भी आपकी सहायता करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया का कोकोज किलिंग आइलैंड है वहाँ से हम आपको, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अर्थ स्टेशन है तो डेटा हम यहाँ से भी आपको सप्लाई करेंगे। अगर आपका मान लो सिग्नल टूट गया, गगनयान गया, तो अर्थ पे जो स्टेशन रहते हैं तो सिग्नल लेते रहते हैं ना, कहाँ तक पहुँच गया। तो अगर आपका सिग्नल टूट जाता तो हम भी हेल्प करेंगे। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कोको किलिंग आइलैंड कहाँ है, क्योंकि गगनयान आप उस लेक्चर में देख सकते हो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके। तो कोको आइलैंड है भाई साहब, ये देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे देखो इंडोनेशिया के साइड में ये ऑस्ट्रेलिया का ही आइलैंड है, कोकोज किलिंग आइलैंड। या तो कोकोज आइलैंड बोल लो या किलिंग आइलैंड बोल लो, ये दोनों एक ही बात है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब इंपॉर्टेंस यही होगी, मान लो कोई सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है तो ये कोको किलिंग आइलैंड पे जो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ प्रेजेंस है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सहायता कर सकती है इंडिया की, यानी कि इसरो की, सिग्नल देने में। समझ गए, ये बस इतना फायदा होगा। नेक्स्ट है कि PLI स्कीम फॉर ड्रोन इंडस्ट्री। ड्रोन बोलते हैं भाई साहब, ये ऐसे ड्रोन होते हैं छोटे छोटे हेलीकॉप्टर से, ये इनको जो प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम है वो एक्सटेंड कर दी है ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। ये PLI स्कीम है क्या, देखो ये PLI स्कीम है, ये मार्च 2020 में लॉन्च की थी इंडिया ने। जो भी मान लो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जो भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें फ़ायदा देगी गवर्नमेंट, इंसेंटिव देगी ताकि वो और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें और ज़्यादा एक्सपोर्ट करें हमारी कंट्री से। तो ये स्कीम देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए चलाई थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। यानी कि अब जो ड्रोन वगैरह भी बनाएगा ना, जो ड्रोन इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेगी, उसे भी फायदा दिया जाएगा, उसे भी इंसेंटिव दिया जाएगा। इसमें टेक्सटाइल सेक्टर को भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, उसको भी इंक्लूड कर दिया है। टेक्सटाइल सेक्टर में फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल वगैरह, इनको इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, मतलब इसके लिए भी अभी ये कर दिया है, ये ड्रोन इंडस्ट्रीज के लिए भी। अब इससे क्या होगा, जो हमारी ड्रोन इंडस्ट्री है उसको डेवलपमेंट, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग में डेवलपमेंट होगा। और उसके लिए जो क्या है, जो PLI स्कीम है, इसके थ्रू क्या है, लगभग 7.6 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 26,058 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए प्रोवाइड किए हैं, और लगभग 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी इस सेक्टर में अगले 3 साल के लिए। यानी कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी। यानी कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा कैंपेन है, उसके थ्रू इसको प्रमोशन मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत, ये हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में प्रोडक्ट बने और बाहर बेचें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। देखो 2020 का ये अवार्ड है, ये अवार्ड कुछ इस तरह का होता है ये, और ये अवार्ड अभी 51 अवार्डीज को दिया गया है, और इसे प्रेसिडेंट देते हैं, जिसको भी देना होता है प्रेसिडेंट देते हैं। ये किसको दिया जाता है, ये नर्सिस को दिया जाता है, जो हॉस्पिटल वगैरह में नर्स होती है ना, उनको दिया जाता है। 1973 में इस अवार्ड को बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और प्रेसिडेंट देते हैं नर्सिस, जो भी मान लो सोसाइटी में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई नर्सिस का
मतलब नर्सिस हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोरोना वायरस चल रहा था भाई साहब, नर्सिस ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको 51 अभी नर्सिस को दिया गया है ये अवार्ड, प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाएगा 2020 का अवार्ड। नेक्स्ट अपना टॉपिक है PLI स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर। देखो जैसे ड्रोन इंडस्ट्रीज के लिए एक्सटेंड करी थी, इसी तरह से ऑटो सेक्टर के लिए कर दी। ऑटो सेक्टर में आपकी कार गाड़ियां जो व्हीकल होती हैं, ग्रीन व्हीकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उनको उतना ज़्यादा इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट। ऑटो पार्ट, ड्रोन्स वगैरह इन सब के लिए एक्सटेंड कर दिए स्कीम। तो यही था आज के लेक्चर में बस।